पर पानी दे मूव करता है। पानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन का पीछे मतलब देगा क्या अपने। होगा? सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, कैटायंस एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हैं, और जब वो सेपरेट है तो उनका अपना अपना जो नेचर है, अपनी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी वो देता है कि इररिस्पेक्टिव कि उसका काउंटर पार्ट क्या था, किससे जुड़ा हुआ था। तो अब इसको हम इस तरीके से यहाँ पे समझ रहे हैं। हमने कहा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज number of cation into contribution of anion at infinite dilution plus हाँ 1 लाख भी आ जाओ है number of anions and contribution of anion at infinite dilution। एक कैटायन का कंट्रीब्यूशन इनटू नंबर ऑफ कैटायंस, एक एनायन का कंट्रीब्यूशन इनटू नंबर ऑफ एनायंस, ऐसा करके उस सॉल्ट की टोटल मोलर कंडक्टिविटी हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर ये जो न्यू प्लस और न्यू माइनस है ये नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस है, और लैम्डा प्लस नॉट lambda minus naught is the contribution of cation and anion towards the molar conductivity. It is contribution of cation or anion towards molar conductivity at infinite dilution। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एक कैटायन का कंट्रीब्यूशन इतना है, इनटू नंबर ऑफ कैटायन कर देंगे तो टोटल कैटायन साइड से कंट्रीब्यूशन कितना था वो पता चलेगा। एक एनायन का कंट्रीब्यूशन इतना है, इनटू नंबर ऑफ एनायन कर देंगे तो हमें टोटल एनायन का कंट्रीब्यूशन कितना था वो पता चल जाएगा, और टोटल कैटायन और टोटल एनायन का कंट्रीब्यूशन ऐड कर दें तो मुझे फाइनल उसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितनी होगी ये मिल जाएगी। तो ये कोल्ट्रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का स्टेटमेंट है। यहाँ तक का पार्ट समझ में आया आपको? यस सर। अब देखो, अगर आप यहाँ पर मान लो लिखते हो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, इसका मतलब कैटायन भी एक है तो 1 into कंट्रीब्यूशन ऑफ Na प्लस 1 into कंट्रीब्यूशन ऑफ Cl माइनस, तो कैटायन एनायन का कंट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, तो कैटायन तो एक ही है, लिखा Mg+2, लेकिन यहाँ लिखेंगे 2 into कंट्रीब्यूशन ऑफ Cl माइनस, तो एनाइन 2 थे तो मैंने ट्वाइस कर दिया। मान लो आप यहाँ पे लिख रहे हो Al2SO4 होल साइज एल्यूमिनियम सल्फेट, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे 2 into कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड 3 into कंट्रीब्यूशन ऑफ SO4 2 माइनस। तो जितने नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस होते हैं उनको आप यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ये नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस को मेंशन करके मोलर कंडक्टिविटी बन जाती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। अच्छा, अब अगर यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना होता है? तो यहाँ पर केवल
कैटायन का कंट्रीब्यूशन और केवल एनायन का कंट्रीब्यूशन। इसमें नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस इंक्लूड नहीं करते हैं, तो केवल कैटायन और एनायन का कंट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी, और मोलर कंडक्टिविटी हुआ तो नंबर ऑफ कैटायन एनायन को इंक्लूड किया जाता है। ये पॉइंट समझ में आया आपको? अब इस कोल्ट्रोस लॉ का एप्लीकेशन मतलब यूज क्या है? एप्लीकेशन पार्ट में एक तो हम यहाँ पर इसको यूज करते हुए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम अल्फा लिखते हैं, ये पता करते हैं। कैसे पता करते हैं? तो हम कहते हैं अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन सी, किसी भी कंसंट्रेशन सी पर उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी गिवन कंसंट्रेशन पर डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर आप ले लेते हैं तो उसका रेशियो लेने पर आपको मिल जाता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ से आप अल्फा फाइंड आउट कर लेते हैं। बहुत सी बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को किसी कंसंट्रेशन सी पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और किसी कंसंट्रेशन इनफाइनाइट पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसका रेशियो लेने पर भी मुझे उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पता चल जाता है। ये पॉइंट समझ में आया आपको? अरे सब लोग हो कि चले गए भाई? यस सर। Yes, sir. Ronslov से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। क्या कह रहे बेटा, दोबारा बोलिए। सर Ronslov वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है सिर्फ? भैया सबके लिए होता है, क्योंकि चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दोगे तो 100% डिसोसिएट हो जाता है कि नहीं? यस सर, यस सर। तो अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर तो चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग सबका डिसोसिएशन कंप्लीट हो गया, लेकिन जो यूज करते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फायदेमंद है। कैसे? तो अभी देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पॉइंट नंबर 2, अब बहुत सी बार मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड या वीक बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब Ka या Kb को कैलकुलेट करने के लिए भी यहाँ पर कैलकुलेशन जरूरत पड़ जाती है। जैसे कैसे? मान लो एसिटिक एसिड वीक एसिड है, एसिटेट आयन और H+ आयन, हमने कहा C1- अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा बना। तो इसका जब मैंने Ka लिखा तो ये हो गया C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1- अल्फा। इसमें एक C कैंसिल आउट हो गया तो K की वैल्यू क्या आ गई? C अल्फा स्क्वायर ओवर 1- अल्फा। हाँ, फिर हमने कहा कि अगर अल्फा की वैल्यू 0.1 या लेस देन 10% है तो 1- अल्फा को मैंने नियरली 1 मान लिया, तो उस एजम्पशन को वैलिड करने पर तब तो मुझे मिला K = C अल्फा स्क्वायर। और अगर एजम्पशन वैलिड नहीं करता, ठीक है मत करो उसको नेग्लेक्ट, तो मेरे पास K की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती? C अल्फा स्क्वायर ओवर 1- अल्फा। नेग्लेक्ट करो तो ठीक है, नहीं करो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, दिस वन। तो अल्फा तो मैंने कहां से निकाला? यहां से निकाला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और उस अल्फा की वैल्यू को यहां रख करके हम यहां पर वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां तक का पॉइंट समझ में आया भाई आप लोगों को? ये इसका सेकंड एप्लीकेशन हो गया। अब मेन चीज जिसके लिए अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, क्योंकि
ग्राफिकल मेथड से तो हमें मिल नहीं पा रही थी, एक्सपेरिमेंटल बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो रहा था। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 जो मेन एप्लीकेशन है, इसको हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पता करें। तो स्ट्रॉन्ग की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पता करने के लिए मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में इसको डिस्कस किया। जैसे मुझे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम एसिटेट, उसकी मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी गिवन है। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी गिवन है। लेट्स से यहाँ पर X है, ये Y है, ये Z है। और इन तीनों की हेल्प से मुझे कहा गया कि आप एसिटिक एसिड CH3COH की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी है ये पता करो। तो अब इसको कैसे करेंगे भाई बताओ? स्ट्रॉन्ग की हेल्प से वीक को कैसे पता करते हैं? तो मैंने इसको ऐसे लिखा कि अगर मुझे एसिटिक एसिड की चाहिए तो CH3COH is molar conductivity of sodium acetate उसमें ऐड किया HCl को और उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया NaCl को। अच्छा, ऐसा करने पर हो क्या रहा है जरा देखते हैं, क्योंकि केटायन एनायन अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो सोडियम एसिटेट को आप लिख रहे हो एसिटेट आयन के कंट्रीब्यूशन प्लस Na प्लस का कंट्रीब्यूशन, उसमें ऐड कर रहे हैं HCl का, तो ये H प्लस और ये Cl माइनस का कंट्रीब्यूशन आ गया। उसमें से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं NaCl का, तो ये हो गया Na प्लस और Cl माइनस। अब देखिए इसमें से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो देखिए Na प्लस को Na प्लस से कैंसिल कर दिया, Cl माइनस को Cl माइनस से कैंसिल कर दिया, तो बच क्या गया? एसिटेट आयन और H प्लस का। तो यहाँ पर फाइनली मुझे बचा हुआ मिल रहा है एसिटेट आयन का कंट्रीब्यूशन और H प्लस आयन का कंट्रीब्यूशन विच इज इक्विवेलेंट टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर X प्लस Y माइनस Z करने पर, तो मेरे पास वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर मैंने जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है मैंने न्यूमेरिकल पार्ट को हटा दिया, X प्लस Y माइनस Z कर दिया, तो मुझे इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल गया। ये पॉइंट समझ में आया भाई आपको? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब आप आ जाइए पेज नंबर पर, सो दैट क्वेश्चन करके इसको समझ लेते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। पेज नंबर 93 क्वेश्चन 22। पेज नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 22। देखिए जरा क्या बनता है। सर थर्ड ऑप्शन। तो
जस्ट x प्लस वाई माइनस जेड का न्यूमेरिकल वैल्यू रखना था, इनसे रखो यार। फोर्थ ऑप्शन। हाँ, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ कैलकुलेशन ढंग से करेंगे तब तो फोर्थ आएगा। यस सर। तो x प्लस वाई माइनस जेड करके फोर्थ ऑप्शन आया भाई सब लोगों के। चलो अब इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है ऊपर, इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 20 बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 सेम पेज पर, पेज 93 क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन। तो मुझे चाहिए क्या, NH4OH। तो मैंने लिया NH4Cl में ऐड किया NaOH माइनस NaCl। तो देखो Cl कट गया, Na कट गया, तो बचा Na अमोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सेकंड हो गया। अच्छा, अब पेज नंबर 90 पर क्वेश्चन नंबर 22 है। पेज नंबर 90 क्वेश्चन 22। नाराज वो प्रेरणा क्या आंसर होगा बेटा? प्रेरणा प्रेरणा कैसे करेंगे बताना मुझे जरा। लीजा रावत, लीजा यस सर। कैसा करेंगे बेटा ये बताओ। 22 क्वेश्चन। सर पहले NH4Cl और NaOH की ऐड करके और NaCl की सब्ट्रैक्ट करके पहले तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज निकाल लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम, लैम्डा इक्वलेंट सी अपॉन लैम्डा इक्वलेंट इनफाइनाइट लगा देंगे। वेरी गुड, ठीक है। और इधर से फलक, फलक क्या कहते हैं बेटा? फलक, प्रेरणा, अदिति गोयल, अदिति। अच्छा, मैत्री यस सर। कैसे करेंगे बेटा बताओ। सर पहले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लेंगे तीनों की, अच्छा, तो वो 228 आ जाएगी। 228 आ गई, वेरी गुड। फिर उसको मतलब लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन में जो गिवन है वो कर देंगे उससे। ठीक है, इसका मतलब देखो मुझे पहले इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कितनी है, तो NH4OH की कितनी है, तो ये मैंने लिया कितना, अभी जो क्वेश्चन अभी किया था उससे पहले कि अमोनियम क्लोराइड में ऐड किया NaOH माइनस के NaCl, तो इससे मुझे इसकी वैल्यू आ गई। इनफाइनाइट पर मेरे को चाहिए थी, पहले यहाँ से कैलकुलेट किया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की N/100 मतलब गिवन कंसंट्रेशन पर दे रखी है, कितनी दे रखी है कह रहे हैं वो 10 है। और अब मुझे चाहिए अल्फा, तो
NH4OH की गिवन कंसंट्रेशन पे अपॉन NH4OH की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो ये तो था 10 और ये इनफाइनाइट पर कितनी आई थी वो जरा बताओ कितनी आई थी? 228 किया तो वो 10 डिवाइडेड बाय 228 करने पर कितनी वैल्यू आ रही है? 0.0438। 0.0438 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन। सेकंड। ठीक है, चलो बताओ पेज नंबर 91 पर क्वेश्चन 1। पेज नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, लास्ट ईयर ही आया हुआ क्वेश्चन है। नहीं लास्ट ईयर नहीं, मतलब उससे पहले वाला। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन कैसे आया समझाओ मुझे। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन कैसे आया जरा बताओ। सर हमें CSC हाँ बताइए। सर हमें CSCCOH की निकालनी है, तो CSCCOK वाली की ऐड कर देंगे और हमारे पास जो H2SO4 है उसमें 2 हाइड्रोजन है पर हमें एक ही चाहिए, तो X/2 ऐड कर देंगे। और हम उसमें से K2SO4 हमारे पास K एक ही है, तो हम उसमें से Y/2 कर देंगे माइनस। ठीक है, तो सल्फेट सल्फेट को कैसे सेट किया? सर वो सल्फेट हाफ हाफ कट जाएगा ना। हाफ हाफ तो कट गया, जो x माइनस वाई किया तो हाफ हाफ जो था वो कट गया। ठीक है, वेरी गुड। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? फर्स्ट हो गया। तो देखो नीट में डायरेक्ट इसी पैटर्न पर क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा हुआ भी है। तो कॉलरॉस लॉ को कैसे यूज करते हैं यह वाला पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब एक काम करो, पेज नंबर 72 पर एक सॉल्व एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है सॉल्व पेज नंबर 72 पर। अच्छा है क्योंकि उसमें तीनों चारों पॉइंट एक साथ क्लियर हो रहे हैं उसके अंदर। मिला पेज नंबर 72 पर एग्जाम्पल 4? यस सर। ओके, देखो जरा ढंग से। देखो रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 कंसंट्रेशन दे दिया, सेल कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया, मोलर H+ दे दिया, मोलर एसिटेट आयन दे दिया, पूछा कंडक्टिविटी कितनी होगी। तो अगर एसिटेट और H+ दोनों दे रखे हैं तो दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे सॉल्ट की एसिड की कंडक्टिविटी मिल गई। मोलर कंडक्टिविटी, अच्छा पहले चाहिए कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी होता है सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट गिवन था, रेजिस्टेंस गिवन था, उससे कंडक्टिविटी निकाल ली। मोलर कंडक्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा 1000 बाय मोलरिटी, तो कप्पा की वैल्यू निकाले इनटू 1000 बाय मोलरिटी, 0.01 गिवन थी तो आगे मोलर कंडक्टिविटी। अब मुझे अल्फा चाहिए तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितनी आई है और गिवन कंसंट्रेशन पे कितनी है। तो गिवन पे अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, इनफाइनाइट पे हमने दोनों को ऐड करके 390 निकाला हुआ है, तो ये अल्फा की वैल्यू 0.04 हो गया।
अब क्योंकि 0.04 जो है अल्फा की वैल्यू 0.1 से कम है, तो नेग्लेक्ट करके हमने लिखा सी अल्फा स्क्वायर, सी गिवन है, अल्फा स्क्वायर करके के की वैल्यू निकाल ली। तो इस एग्जाम्पल से सभी फॉर्मूले जो मुझे इस टॉपिक में हमने अब डिस्कस किए, वो सारे फॉर्मूले इसके अंदर हम यूज कर पाए, इसलिए अच्छा एग्जाम्पल है, सभी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो गई। यहाँ तक का पोर्शन समझ में आया भी आप लोगों को? नाउ पोर्शन नंबर 2। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या जरा समझना। मैंने एक बीकर में कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, लेट्स से कैटायन एनायन है, एक कैटायन और एक एनायन, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड यहाँ डाल दिए। ये दोनों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं, और प्लेटिनम को हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड। मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना करता है। अगर बाहर से आया तो इधर दे देगा, इधर से आया तो उधर दे देगा। अच्छा, अब ये बताओ, अगर इस सॉल्ट के सॉल्यूशन में प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड डाल के रख दे तो बताओ क्या होगा? अभी जो गिवन कंडीशन है आपको, वहां पर क्या होगा? क्या चेंज देखने को मिलेगा? सर अभी तो क्वांटिटी दी है। हैं? क्या कह रहे हैं? सर करंट भी तो देना पड़ेगा, पोटेंशियल। नहीं, अभी करंट नहीं दिया तो बताओ क्या होगा? अभी जो कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होगा? अभी जो गिवन कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या होगा? तो हम कहेंगे कुछ भी नहीं होगा। अरे सॉल्ट में 2 रॉड डाल के रख दी तो कुछ हो जाएगा क्या इसका? इसका मतलब ये जो कैटायन और एनायन है, उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन क्या अपने आप से हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में ये जो रिएक्शंस है वो कैसी हैं? ये अभी रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस। अभी अपने आप से कैटायन और एनायन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। अब मैंने बाहर से करंट प्रोवाइड किया, इसको बाहर से करंट प्रोवाइड किया, एक रॉड पॉजिटिव बन गई, एक नॉट नेगेटिव बन गई। फिर हमने कहा जिस इलेक्ट्रोड की तरफ कैटायन मूव करेगा उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं कैथोड। तो मैंने इसको कह दिया कि ये बन गया कैथोड। जिस इलेक्ट्रोड की तरफ एनायन मूव करेगा उसको हम कहते हैं एनोड। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड बन गया। मम्मी फोन आ रहा है। अरे फोन आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इसको आने दो ना यार। माइक म्यूट करके रखा करो, डर जाते हैं सब लोग। मैं तो डर गया एकदम से। कैटायन कैथोड की तरफ गया, एनायन एनोड की तरफ गया। अब देखो एनोड पर क्या होता है? तो हमने कहा भी ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये एनायन XN माइनस एनोड पर गया, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और X में कन्वर्ट हो गया। तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके इसका ऑक्सीडेशन हो गया। कैथोड पर क्या होता है? तो हम कहते हैं कैथोड पर होता है रिडक्शन। ये जो Mn प्लस था उसने N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन किया और रिड्यूस हो गया। तो एनोड पर अब ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पर रिडक्शन हुआ। पहले ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस थी और इसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हुआ? तो हम कहते हैं
इसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें? केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो रिएक्शंस है नॉन स्पॉन्टेनियस और उसके लिए हमने एक्सटर्नल एनर्जी दिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी के अंदर और रिएक्शंस कैसी हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये 3 पॉइंट ढंग से समझ के रखना। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब देखो, मान लो एक ही टाइप का कैटायन है, एक ही टाइप का एनायन है, तो कैथोड पे चला गया, एनोड पे चला गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कंपटीशन में एक से ज्यादा कैटायंस हो या एक से ज्यादा एनायंस हो या एक से ज्यादा स्पीसीज जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना पॉसिबल हो, तो कौन पहले रिड्यूस होता है, कौन पहले ऑक्सीडाइज होता है? बताओ, कौन पहले रिड्यूस होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा कम हो। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जरा बताओ। जिसका रिडक्शन टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, रिड्यूस होने की नेचर। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, उसकी रिड्यूस होने की नेचर ज्यादा है। तो हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो रिड्यूस होगा पहले। हायर द रिडक्शन पोटेंशियल दैट स्पीसीज गेट रिड्यूस फर्स्ट। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो पहले रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब हो गया क्या? टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। वेरी गुड, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, जिसकी ऑक्सीडाइज होने की नेचर हाई होगी, वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज फर्स्ट। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब रिड्यूस होने की नेचर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब ऑक्सीडाइज होने की नेचर। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो पहले रिड्यूस होगा और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। अब यहाँ पर कुछ केसेस यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे केस 1 हमने कहा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten sodium chloride using platinum electrodes। तो अभी मॉल्टन फॉर्म में सोडियम क्लोराइड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा करके हम लोग उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो बताओ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है? पिघला हुआ, मॉल्टन फॉर्म में। जितना मेल्टिंग पॉइंट था उतना हाई टेम्परेचर दिया तो मेल्ट हो गया। अब जब ये मेल्ट हो गया सोडियम क्लोराइड, तो अब मेरे पास सोडियम है और क्लोराइड है। अब कंपटीशन में कोई है ही नहीं।
अकेला सोडियम क्लोराइड है तो एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो Cl2 की फॉर्म में ये निकला, इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए। और कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। तो सोडियम उन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम मेटल की फॉर्म में रिड्यूस हो गया। इसका मतलब अगर कंपटीशन में कोई है ही नहीं, अकेले भाग रहे हो तो फर्स्ट ही आओगे। और क्या है, अगर रेस में आप अकेले दौड़ रहे हैं तो क्या होगा? क्या रैंक आएगी भाई आपकी? फर्स्ट आएगी। फर्स्ट रैंक, क्योंकि और साथ में कोई था ही नहीं। तो एक ही कैटायन था, सोडियम जाके रिड्यूस हो गया, एक ही एनायन था जाके ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने कहा इलेक्ट्रोलिसिस बोलूंगा सारे ने रेस में अकेले भागोगे ना सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड वो तो साथ साथ ही हम जीतेंगे, अकेले भाग रहे जब आ जाए मारे बोला ना हम यूजिंग जीतेंगे। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इस बार मैंने सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन पानी में डिसॉल्व कर दिया। तो देखो एनोड पर तो क्लोरीन जाकर के ऑक्सीडाइज हो गए, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो गई, इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। लेकिन कैथोड पर हमने कहा, कैथोड पर अगर सोडियम का रिडक्शन लिखें तो ये रिएक्शन होगी। और एक्वा सॉल्यूशन में वाटर भी है, पानी है, और वाटर का अगर रिडक्शन हो जाए तो हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है एंड ट्वाइस ऑफ OH माइनस यहाँ रिलीज होते हैं। अब इसमें कंपटीशन बाकी लोगों को दिख रहा है भाई? दिख रहा है सर आ गया। स्क्रीन फ्रीज आप लोगों की तब हो जाती है जब आपके पास कभी नेट का इश्यू होता है। मैंने तो यहाँ पर इथरनेट वायर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है, कोई बात नहीं। अब क्लियर है, दिख रहा है ना? यस सर। अब मेरे पास कैथोड पर दो चीजें आ रही है, एक सोडियम का रिडक्शन करे या वाटर का रिडक्शन करे, बताओ किसका रिडक्शन होगा? वाटर का होगा। हम तो कहते हैं बाद की बात से डिसाइड करते हैं, पहला बताओ रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा। तो फिर मैंने लिखा कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, इसमें से वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है सोडियम के कंपैरिजन में, इसलिए अब कौन रिड्यूस होगा? हमने कहा वाटर का रिडक्शन हुआ और सोडियम वहां पर रिड्यूस नहीं हुआ। वाटर के रिडक्शन से मुझे क्या मिला? तो मैंने कहा भाई हाइड्रोजन गैस मिली और वहां पर OH बच गए। अगर कहीं पर OH बच जाए तो सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक बेसिक में से क्या कहेंगे? बेसिक। और अगर OH बढ़ रहे हैं तो pH इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है। तो हम कहते हैं pH अराउंड वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, मतलब कैथोड, अब इंक्रीजेस। तो pH एक इलेक्ट्रोड के पास में pH इंक्रीज होना शुरू हो गई, ये शो कर रहा है कि वहां पर वाटर का रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन गैस निकली और OH माइनस यहाँ पर जनरेट हो गए। ये पॉइंट समझ में आया आपको? केस 2। यस सर। अब इस केस में चलो पहले केस 3 डिस्कस कर लेते हैं। हमने लिखा केस 3,
electrolysis of aqueous solution of copper sulfate using platinum electrodes. एक्वस कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की प्रेजेंस में अगर करते हैं तो अब देखो कैथोड पर कौन कौन है? कैथोड पर कौन कौन जाने के लिए तैयार है? कॉपर Cu+ और और वाटर। कॉपर एंड वाटर। अब कॉपर का रिडक्शन होता है तो Cu बनता है, वाटर का रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है और ट्वाइस ऑफ OH- बनता है। यहाँ पर मैंने कहा कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर से ज्यादा है। अगर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा है तो कौन रिड्यूस होगा? कॉपर। कॉपर इस बार कॉपर रिड्यूस हो रहा है, वहां पर वाटर का रिडक्शन नहीं हुआ, तो कैथोड पर तो जाके कॉपर डिपॉजिट हो गया। अच्छा, एनोड पर मेरे पास दो चीजें हैं, एक सल्फेट है और एक वाटर है, और यहाँ लिखा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज मोर देन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सल्फेट आयन। अगर वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सल्फेट से ज्यादा है तो एनोड पर मुझे क्या मिलेगा? वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, और वाटर के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को लिखते हैं O2 गैस इवॉल्व होती है 4 इलेक्ट्रॉन 4H+। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए और 4H+ आ रहे हैं। ये एनोड पर वाटर का ऑक्सीडेशन हो गया। तो अब अगर यहाँ पर H+ आ रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा? pH कम हो रहा है। pH around 1 electrode decreases. Around one of the electrode, ये क्या हो जाएगा? Decreases। तो अगर pH एक इलेक्ट्रोड के आसपास कम हो रही है, इसका मतलब एनोड पर वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, H+ बन रहा है। ठीक है। अब चार्जिंग करवा दी बताने के बाद मैं चार्जर सोडियम यहीं रखा क्लोराइड है। के इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन नहीं रखा मेरा चार्जर। कहाँ गया भाई? मोल्टन था ना, ये रहा। यहाँ मत लगाइए, अब Aqueous। बीच वाले में जाकर लगा, यहाँ तो अभी लैपटॉप चार्ज लगेगा इसलिए। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर ज्यादा था, वाटर रिड्यूस हो गया। एनोड पर क्लोरीन और वाटर तो यहाँ पर भी था। डाउनलोड होगा, देखो एक बार। तो एनोड पर मैं क्या लिखूं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर में से कौन ज्यादा कौन कम? क्लोरीन का ज्यादा होगा। वाटर ज्यादा होगा वाटर का। इसका आंसर ये है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर ज्यादा होता है क्लोरीन के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसको होना चाहिए था वाटर को, लेकिन वाटर की ये जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन मैंने लिखी है O2+ इलेक्ट्रॉन, ये थर्मोडायनेमिकली स्लो प्रोसेस है। क्या है? थर्मोडायनेमिकली स्लो प्रोसेस है। इसलिए इंस्टेड ऑफ थोड़ा सा वोल्टेज ज्यादा दे दूं और क्लोरीन जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है वो हो जाता है, और इस कहते हैं कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज। ये जो एनोड पर क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ है, इट इज ड्यू टू कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज कंसेप्ट। तो ओवर वोल्टेज की वजह से क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ थोड़ा सा ज्यादा,
जबकि पोटेंशियल किसका ज्यादा था? वाटर का ज्यादा था, क्लोरीन का कम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ये पॉइंट समझ में आया भाई आप लोगों को? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर स्टार लगा करके कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं। अब पॉइंट यहाँ पर ये लिखा कि कुछ कैटायंस हैं, मैं अभी कैथोड की बात कर रहा हूँ। कैथोड पर लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, इन सब का रिडक्शन एक्वस मीडियम में करें। और एक्वस मीडियम में तो वाटर का भी रिडक्शन हो रहा है। मम्मी दो इलेक्ट्रॉन रोटी ले आओ डाल के। हाइड्रोजन एंड OH माइनस। तो अब मैंने यहाँ पर कहा कि एक्वस मीडियम में इनमें से कोई भी कैटायन, इनमें से कोई भी कैटायन रिड्यूस नहीं होता है, उसकी जगह पर वाटर का रिडक्शन होता है और मुझे हाइड्रोजन गैस मिलती है। ऐसा क्यों कहा भाई बताओ? क्योंकि इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? वाटर से कम है। वाटर से कम, वाटर से कम है। इसलिए इनमें से कोई भी रिड्यूस नहीं हुआ और वहां पर वाटर का रिडक्शन हुआ और जाकर के ये हाइड्रोजन इवॉल्व हो गई। ऐसे ही मैंने स्टार लगा करके एनोड के लिए लिखा। यहाँ पर भी कहते हैं भाई एक्वस मीडियम है। एक्वस मीडियम में फॉस्फेट, सल्फेट, सल्फाइट, नाइट्रेट, कार्बोनेट और फ्लोराइड, और इधर वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। O2 इवॉल्व हो रही है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, H+ इवॉल्व हो रहा है। हम कहते हैं एनोड पर इनमें से फॉस्फेट, सल्फेट, सल्फाइट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, फ्लोराइड में से कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। उसके कंपैरिजन में वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और वहां पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। बताओ ऐसा क्यों कहा? वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। अब मान लो कोई कॉम्बिनेशन बना करके क्वेश्चन पूछ लें। कोई कॉम्बिनेशन बनाया और क्वेश्चन पूछा, मान लो लिखा कि सोडियम सल्फेट का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो मुझे एनोड पर और कैथोड पर क्या क्या चीज मिलेगी रेस्पेक्टिवली, ये पूछा जाए। सोडियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो एनोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा? तो जरा देख के बताओ, क्या कैथोड पर सोडियम डिपॉजिट हो सकता है क्या? कहाँ गया? नो सोडियम नो सर। नहीं, तो उसकी जगह मुझे क्या मिलेगा? कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पर ऑक्सीजन। और एनोड पर देखो सल्फर, सल्फेट तो यहाँ पर नहीं है,
नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, जब 2 मोल रोटी डाल के क्यों ला रही? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा तो इलेक्ट्रॉन कितने लूज हो रहे हैं, 4। जितने लूज हुए उतने गेन करेगा। तो यहाँ पर वाटर का अगर मैं 4 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ रिडक्शन करूं तो 4H2O, 4 इलेक्ट्रॉन, 2H2, 4OH माइनस। तो जितनी इलेक्ट्रॉन लूज करने में, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने में ऑक्सीजन का मोल कितने निकले भाई, 1 मोल। इधर 1 मोल ऑक्सीजन अगर निकल रही है एनोड पर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो उन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कैथोड पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकल रही है, 2 मोल। 2 मोल। तो जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का निकलेगा 1 मोल का, उसका डबल वॉल्यूम हाइड्रोजन का निकलता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या हो गई, ट्वाइस हो गई। तो अगर 11.2 लीटर ऑक्सीजन निकली तो हाइड्रोजन कितनी निकलेगी, 22.2। डबल हो गई उसकी। और कहा है अगर 11.2 लीटर ऑक्सीजन निकली तो नहीं, 11.2 लीटर हाइड्रोजन निकली तो ऑक्सीजन कितनी निकलेगी, 5.6। 5.6। तो जितना ऑक्सीजन निकलता है उसका डबल हाइड्रोजन है, या जितना हाइड्रोजन निकलता है उसका हाफ ऑक्सीजन है। ये रिलेशन आपको याद रहेगा? यस सर। अभी तो हमने यहाँ पर केवल ये देखा कि एनोड पर क्या है, कैथोड पर क्या है, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। अब हम कह रहे हैं कि कितना निकलेगा, क्वांटिटी कितनी है। तो यहाँ पर अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने लिखा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को हम फैराडेज लॉ के नाम पे डिस्कस करते हैं। फैराडेज लॉ। अब इसमें फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ। तो मैंने लिखा फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड और गैस इवॉल्व, अगर किसी भी इलेक्ट्रोड पर या तो वेट मेटल का डिपॉजिट हो, कितना होगा, या कितनी गैस इवॉल्व होगी, वो वेट जो डिपॉजिटेड है या गैस इवॉल्व है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना चार्ज पास होता है। अच्छा, चार्ज होता है कितना, I इंटू टी, कितने एम्पियर करंट कितने टाइम तक। तो W इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। और प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करके क्या लिख देते हैं, W इज इक्वल टू ZI/Q/T। यहाँ पर Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या कांस्टेंट, कुछ भी कह दें। और Z की वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय N फैक्टर। तो अब ये अगर वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें, इस वैल्यू को इस तरफ रख दें, नहीं एटॉमिक वेट बाय N वो करेगा ना। चलो पहले इक्विवेलेंट वेट तो ये रखते हैं, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो मैंने यहाँ पर लिखा, सॉरी, 3/96500। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर या तो लिखा कि वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड इज इक्विवेलेंट वेट इनटू I इंटू टी ओवर 96500। और अगर इक्विवेलेंट वेट की जगह एटॉमिक वेट लिखते हैं तो इक्विवेलेंट वेट होता है क्या, एटॉमिक वेट बाय वेट बाय N फैक्टर।
तो मैंने यहाँ पर एटॉमिक वेट बाय n फैक्टर वाली पॉइंट यहाँ रख दिया, तो मुझे यहाँ पर फाइनली फॉर्मूला बन गया, weight of metal deposited is atomic weight into I into T over n into 96500। इस फॉर्मूले को अंदर वैल्यू रख करके न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस पूछी जा सकती है, बताई जा सकती है। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। अच्छा, तो हम चलते हैं पेज नंबर पर। अरे कौन क्लिपिंग कर रहा है भाई, कौन तालियां बजा रहा है? अभी तो क्वेश्चन किया ही नहीं, उससे पहले क्लिपिंग कर रहे हो तुम तो। एक मिनट, क्वेश्चन मुझे अच्छा चलो, पेज नंबर 98 पर क्वेश्चन नंबर 28 है। पेज नंबर 98 पर क्वेश्चन नंबर 28 है, जरा देखो तो बताओ तो। पेज नंबर 98 क्वेश्चन नंबर 28 मिला? देखो ये कह रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वर ट्रांसफर। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 4 गेन किए, तो ऑक्सीजन निकल रही है 1 मोल। क्वेश्चन तो ये देखो सामने लिखा हुआ है, अभी तो लिखा है। ये कहाँ गया? ये रहा, ऑक्सीजन निकल रही है 1 मोल। ये 4 मोल इलेक्ट्रॉन इसने दिए, इसने लिए, ये 4 मोल इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन 1 मोल है, 2 मोल हाइड्रोजन, टोटल मोल कितने होंगे? 3 मोल। तो एसटीपी पर 3 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 67.2 लीटर। 67.2 लीटर। ठीक है, अब आप आ जाओ पेज नंबर 99 क्वेश्चन 32। पेज नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 32।
ऑप्शन थर्ड। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा? ऑप्शन थर्ड। कैसे फाइंड आउट किया? सर वेट डिपॉजिटेड दिया हुआ है और हमें एन फैक्टर निकालना है, तो मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर इनटू आई। बिल्कुल ठीक है। तो देखो वेट कितना गिवन है, तो हमने लिखा वेट हमें गिवन है 22.2 ग्राम। 22.2 ग्राम। एटॉमिक वेट गिवन है 177 आई एम्पियर, 2 एम्पियर करंट टाइम टी। तो हमें सेकंड में रखना चाहिए। 5 इंटू 60 आवर्स को मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय एन निकालना है और 96500। अच्छा, इसको सॉल्व करके एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.5 आ रही। 2.9। 2.9 को मैं अप्रोक्सीमेटली 3 कंसिडर कर लेता हूँ। तो अगर एक एम एन प्लस है और ये नहीं, ठीक है, एम के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये अभी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है भाई? ये पूछा है कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे भी ये जाता है मेटल में, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 3+। तो ये अपने एलिमेंट अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ गया। ये पॉइंट समझ में आया आपको? ये तो फैराडेज फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है। अब यहां पर कहा जाता है कि अगर पॉइंट नंबर 2, इस फैराडेज फर्स्ट लॉ का एक एप्लीकेशन पार्ट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है भाई? एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर। तो मेरे पास जो फॉर्मूला था, वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू आई इंटू टी ओवर एन इंटू 96500। अब कितना वेट डिपॉजिट करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा डेंसिटी होती है वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट को लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ डेंसिटी और वॉल्यूम को लिख रहा हूँ एरिया इंटू थिकनेस, हाइट। वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट लिख दिया। तो अगर मैं इस वेट की जगह पर ए, एल और डी रख देता हूँ, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई होकर के क्या बन जाएगा? ए एल डी इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू आई इंटू टी ओवर एन इंटू 96500। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए मैंने ये फॉर्मूला मॉडिफाई कर लिया, जहां पर ए क्या है? ए है कितना सरफेस एरिया जिसपे हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। एल कितने थिकनेस की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। डी डेंसिटी ऑफ मेटल टू बी डिपॉजिटेड, जिस मेटल को डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी डेंसिटी कितनी है। तो सरफेस एरिया, थिकनेस और डेंसिटी कितनी कितनी है, अगर इन वैल्यूज को दिया जाए और पूछा कितने एम्पीयर करंट कितने टाइम तक पास करेंगे, तो कैलकुलेशन आप करके समझ सकते हैं हमने कैसे मॉडिफाई किया इसको। अरे भाई, हो कि चले गए? अच्छा,
मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ, अगर वो मिल जाएगा तो फिर करवाते हैं। नहीं नजर आया अभी, एक था तो सही, दिख नहीं रहा है। एनीवे, फॉर्मूला आपको समझ में आया अभी सब लोगों को? यस सर। तो है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें आपको थिकनेस, डेंसिटी और एरिया ऑफ सरफेस एरिया गिवन है। उसमें चार्ज पूछा, कितना चार्ज डिपॉजिट होगा, कितना चार्ज लगेगा डिपॉजिट करने के लिए पूछा गया। एनीवे, ढूंढना क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आप कर लेना। नाउ फैराडेज सेकंड लॉ। अब फैराडेज सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर आप दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है? उनमें क्या सेम पास होगा? करंट। मतलब उसमें सेम चार्ज पास हो रहा है। अगर चार्ज सेम पास हो रहा है तो देखो, हमने कहा W इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी या ZIT। Z को भी एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम W इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इक्विवेलेंट वेट इंटू I इंटू टी ओवर 96500। अगर चार्ज सेम पास कर दें, इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ये सेम हो जाएगा। अब अगर इन कंपोनेंट को इसको भी ले करके पूरा प्रोपोर्शनलिटी में ले लें तो हम क्या कह सकते हैं कि वेट जो डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि बाकी चीजें कांस्टेंट हो गई। अगर वेट इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल है तो आप इसको लिख सकते हैं W1 over W2 equals to equivalent weight of 1 over equivalent weight of 2। W1 फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट सेल के अंदर जितना वेट डिपॉजिट हो रहा है, W2 सेकेंड सेल में जितना वेट डिपॉजिट हो रहा है। फर्स्ट के मेटल का इक्विवेलेंट वेट W1 है, W इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1, सेकेंड का इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2। तो W1 by W2 is equal to equivalent weight of 1 by equivalent weight of 2। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम किसी अननोन मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना है ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है फैराडे सेकंड लॉ का, कि अगर सीरीज में कनेक्ट कर दे तो सेम चार्ज पास होगा, W1 by W2 is equal to equivalent weight of 1 by equivalent weight of 2। ये पॉइंट समझ में आया आपको? सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करना थोड़ा।
अभी कर देते हैं, ये लीजिए। डन सर। ओके, आप आ जाइए पेज नंबर 98, क्वेश्चन 27। पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 27। A direct current of deposit 54 gram of silver, same quantity of electricity used to deposit aluminium from AlClC molten state, तो कितना होगा? फर्स्ट ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर weight of Ag, weight of Al, equivalent weight of Ag, equivalent weight of aluminium। अब weight of silver हमें given है 54 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो 108 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 1। वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा? यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा? एटॉमिक मास 3। तो अब जरा वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना आ रहा है जरा फाइंड आउट करो तो। 4.5 ग्राम। तो W1 by W2 is equal to equivalent weight of 1 by equivalent weight of 2। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आया भाई सब लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा बताओ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? सर 1 मोलर सॉल्यूशन पे पोटेंशियल। बिल्कुल ठीक है। अगर 1 मोलर सॉल्यूशन लिया जाए किसी सॉल्ट का और उसी मेटल का इलेक्ट्रोड लेकर के
आप उसका पोटेंशियल मेजर करें। मेजर करने के लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उसके कनेक्ट करके आपने उसका पोटेंशियल पता कर लिया, तो वो स्टैंडर्ड या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा या फिर रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल को क्या आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? जैसे मान लो मैंने एक बीकर में जिंक सल्फेट का 1 मोलर का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, जिंक मेटल का ही रॉड ले लिया, और यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक +2 में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। इसका मतलब ये रॉड धीरे धीरे यहाँ से डिसॉल्व हुआ और सॉल्यूशन में जिंक +2 एक्सिस में हो गए, जो इलेक्ट्रॉन लूज किए वो रॉड पे इकट्ठे हो गए। ये तो आ गया इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसको मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया, तो जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं? एनोड। एनोड। अब इलेक्ट्रॉन एनोड से तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे काम करेगा? कैथोड की तरह, और वहां पर H+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? H2 में। तो H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में कन्वर्ट हो गए, और अब जो पोटेंशियल आया वो क्या कहलाएगा इसका? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम लिखते हैं E0 जिंक गिव्स जिंक +2। तो ये जो नॉट लिखा हुआ वो क्या है इसका? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब मान लो जिंक +2 में जा रहा है, उसके स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू हाइपोथेटिकली मैं मान लेता हूं, सपोज ये है +0.76 वोल्ट मान लो। अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दूं, कैसे लिखा? जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक में जाए, तो अब ये क्या कहलाएगा इसका? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैंने लिखा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैं लिखूंगा E0 जिंक +2 जिंक, ये हो जाएगा -0.76 वोल्ट। इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिवर्स कर दें तो रिडक्शन पोटेंशियल को रिवर्स कर दें तो क्या बन जाएगा? After ऑक्सीडेशन boxer पोटेंशियल fracture, can we do boxing Sign. also after 6 weeks? चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अब हमने क्या किया, बहुत सारे ऐसे हाफ सेल बनाए, कुछ के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिले, कुछ के रिडक्शन पोटेंशियल मिले, और उन सबको मैंने साइन चेंज करके रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का असेंडिंग ऑर्डर, मतलब नीचे कम से ज्यादा बढ़ रहा है इधर, और एक In सीरीज which में इसको bones लिख दिया। तो can यहाँ पर boxer मैं सीरीज लिख रहा हूँ, fracture occurs? लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम। Ring finger has boxer fracture. How it can heal up?
देखना, रिडक्शन पोटेंशियल नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। SRP, ऊपर से नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। मैंने लिखा लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज। उसके बाद वाटर लिखा हुआ है। उसके बाद जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन और लेड। उसके बाद आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैल्यू होती है कितनी? 0। तो इससे ऊपर जितने भी है उन सबके आगे साइन क्या लगा हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल में? माइनस, पॉजिटिव, नेगेटिव। रिडक्शन पोटेंशियल उन सबका ऊपर वालों का नेगेटिव है। अब हाइड्रोजन से नीचे यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉपर, कॉपर के बाद आयोडाइड, सिल्वर, ब्रोमाइड, क्लोराइड, बीच में वाटर, फिर गोल्ड और सबसे लास्ट में हमने लिख दिया फ्लोरीन। अभी भी ऊपर से नीचे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। कॉपर, आयोडाइड, सिल्वर, ब्रोमाइड, वाटर, क्लोराइड और गोल्ड और फ्लोरीन। अगर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज। तो मैं कहूंगा नीचे से स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नीचे से ऊपर जाने पर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, इस तरफ और ऊपर गए तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये सब नोट कर लिया भाई आपने? यस सर, यस सर। यस सर। गुड। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या क्या हम इसको यूज करते हैं। इसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, यूज है, वो है, सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। ये लो नीचे स्क्रॉल। थोड़ा और। डन। तो यहाँ पर इसका यूज या एप्लीकेशन, पॉइंट नंबर 1, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर या पावर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग पावर। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है, और रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। अब देखो, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? लिथियम का। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? सबसे ज्यादा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडाइज होने की नेचर सबसे ज्यादा, सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा, और सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को बहुत अच्छे से क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। इसलिए लिथियम को हम कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम को मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट कह दिया,
और लास्ट में कौन है, फ्लोरीन। इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा, दूसरे को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके बीच में अगर 3-4 ऑप्शन कोई दूसरे दे दें और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे दे, तो आप पहचान सकते हो ना कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज्यादा है, कौन कम है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बना सकते हो। तो यस सर। चलो इससे आगे इसके जो यूज हैं 2-3 पॉइंट और हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे। और